हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताऊंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है और उसमें सिर्फ ये कहा गया कि अनुच्छेद 2 के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होगी या राष्ट्रपति में केंद्रित होगी। लेकिन समय काल परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार इतना अधिक व्यापक हो गया है कि न सिर्फ अमेरिका में बल्कि विश्व के संदर्भ में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति को ही माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष और राज्याध्यक्ष दोनों के रूप में कार्य करता है। अब भी सवाल उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ इतनी अधिक व्यापक क्यों हो गई हैं, क्यों उसकी शक्तियों का दायरा जो है वो इतना अधिक बढ़ता जा रहा है। तो इसके कुछ कारण हैं। यद्यपि संविधान में सीमित शक्तियाँ दी गई थी, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों ने उसकी शक्तियों के स्वरूप को व्यापक रूप प्रदान कर दिया। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों में इस अनुसार वृद्धि होने का सबसे पहला कारण है संकटकालीन व्यवस्था। जब से अमेरिका का संविधान लागू हुआ है तब से लेकर वर्तमान समय तक अमेरिकी व्यवस्था में, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे संकट देखे गए, जिनमें अमेरिका का गृह युद्ध है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध है, आर्थिक मंदी है, कोरिया का संकट है, क्यूबा संकट है, वियतनाम युद्ध है, खाड़ी युद्ध है, इराक युद्ध है। इन सब संकटों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जिस तरह से शासन व्यवस्था का संचालन किया, उन सब में राष्ट्रपति के द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया गया, जिस तरह से उन्होंने इस संकट के दौर से व्यवस्था को निकाला, उन सब का विरोध कांग्रेस के द्वारा नहीं किया। यानी राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का ठीक प्रकार से प्रयोग किया और कांग्रेस के द्वारा भी इसका विरोध नहीं किया। अब जब कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी एक बार जिन शक्तियों का प्रयोग करता है तो वापस वो शक्तियाँ नहीं ली जाती हैं और धीरे धीरे करके वो राजनीतिक परिपाटियों का अंश बन जाती है। तो इन संकटकालीन व्यवस्थाओं ने राष्ट्रपति की शक्तियों को एक व्यापक स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला आता है दलीय प्रथा का उदय। दलीय प्रथा यानी अमेरिका में राष्ट्रपति के पद का जिस रूप में उसका निर्वाचन की प्रक्रिया को चुना गया था, उसमें संविधान निर्माताओं का यह प्रयास था कि इसको दलीय जो व्यवस्था है या दलबंदी के जो भी दोष हैं उन सब से इस पद को पृथक करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। लेकिन धीरे धीरे करके दलीय प्रथा इस रूप में वहाँ पे विकसित हुई कि राष्ट्रपति और कांग्रेस में सहयोग का भाव उत्पन्न हो गया और अब राष्ट्रपति का दल उसकी नीतियों का समर्थन करता है, जिससे उसकी स्थिति या उसकी शक्तियों का स्वरूप जो है वो बहुत व्यापक हो गया है। अगला है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की जो भी परंपरा या जो भी तरीका संविधान निर्माताओं के द्वारा दिया गया था, वो उस रूप में था कि अमेरिकी जनता प्रतिनिधियों का चयन करती थी और वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चयन करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके अमेरिका में राष्ट्रपति के चयन की जो प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष चुनाव में परिवर्तित हो गई और अब राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढ़ गई है कि राष्ट्रपति जनता से सीधे अपील करके जनमत तैयार कर लेता है। अब कांग्रेस राष्ट्रपति के पक्ष में शक्तिशाली जनमत देखती है तो वह इसकी बात को मान भी लेती है। अगला है न्यायिक निर्णय। संविधान की व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का है। अब इन समय समय पर न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से निहित शक्तियों का सिद्धांत विकसित हुआ है। निहित शक्तियों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि संघात्मक व्यवस्था होने के नाते जो शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं, उन शक्तियों को व्यापक स्वरूप में प्रयोग में लाने के लिए उससे जुड़ी हुई जिन पूरक शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार करने लगती है, उसको निहित शक्तियाँ कहते हैं। तो इन न्यायिक निर्णयों के माध्यम से निहित शक्तियों का जो विस्तार है वो बहुत अधिक हुआ है और इससे संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के जो समय समय पर जो पारित अधिनियम हैं, जिनमें 1933 का, 1941 का, 1953 के कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनके माध्यम से कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार हुआ है।
अगला है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का स्वरूप जो है वो बहुत अधिक व्यापक है। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है और उसकी शक्तियों का जो दायरा है वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ ही होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यपालिका, विधि निर्माण संबंधी, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वैदेशिक संबंधों का संचालन, दल के नेता के रूप में संकटकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय नेता के रूप में, इस तरह से उसकी शक्तियों का स्वरूप बहुत अधिक व्यापक हो गया है। सबसे पहले आती हैं उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के रूप में राष्ट्रपति की सबसे पहले उत्तरदायित्व है कानूनों का क्रियान्वयन करना। यानी कांग्रेस कौन है अमेरिका में? वहाँ की संसद। तो कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों को पूरी तरह से लागू करने का जो उत्तरदायित्व है या उनको क्रियान्वित करने का जो उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति का होता है। कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य वह अटॉर्नी जनरल के द्वारा करता है। अटॉर्नी जनरल जो कि मुख्य अधिकारी होता है, उसके अनुसार उसके राष्ट्रपति के निर्देशन में वो कानून की क्रियान्विति का कार्य करता है। अगला आता है प्रशासन का संचालन। संपूर्ण देश के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखना और संपूर्ण प्रशासन का संचालन करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। संघीय सरकार के समस्त प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित होते हैं। अगला है नियुक्तियों संबंधी शक्तियाँ। अमेरिका में जितने भी तरह की उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय नियुक्तियां की जाती हैं वो सब नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यद्यपि राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुसमर्थन सीनेट से प्राप्त होना आवश्यक है, लेकिन जो भी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है सामान्यतः सीनेट के द्वारा उसका अनुसमर्थन कर दिया जाता है। इसके संबंध में अमेरिका में एक परंपरा प्रचलित हुई है जिसको कि सीनेटोरियल शिष्टाचार कहा जाता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी जबकि हम कांग्रेस के सदन के बारे में पढ़ेंगे। अगला आता है सेवा से पृथक करने की शक्तियाँ। सेवा से पृथक करने से आशय है कि राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करता है उन सार्वजनिक अधिकारियों को उनके पद से हटाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है उनका अनुसमर्थन तो उसको सीनेट से लेना आवश्यक होता है, लेकिन अगर वो उनको उनके पद से हटाता है तो इस संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र है और उसके ऊपर संविधान के माध्यम से किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अगला आता है कैबिनेट का नेतृत्व। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति इतना सर्वे सर्वा होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है और किसी भी समय उसे मंत्रिमंडल से निकाल भी सकता है। राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष भी होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख के सैनिक अधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आता है। अगला है विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ। विधि निर्माण संबंधी शक्तियों में मुख्यतः अमेरिका में विधि निर्माण संबंधी कार्य कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है और संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि समस्त विधायक शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होगी। लेकिन समय समय पर कानून निर्माण संबंधी शक्तियों को भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रभावित किया जाता है। राष्ट्रपति समय समय पर कांग्रेस को देश की या संघ की व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है और ऐसे भी सुझाव या सिफारिश कर सकता है कि किसी आवश्यक विषय पर कानून बनाए जाने चाहिए। यानी राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए इन संदेशों का कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और कांग्रेस इन सुझावों के आधार पर व्यवस्थापन करती है। अमेरिका के संदर्भ में कहा जाता है कि कांग्रेस के सामने जितने विधेयक आते हैं उनमें से 3/4 विधेयक वे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चाहता है। यानी यद्यपि कानून बनाने का कार्य कांग्रेस का है, लेकिन समय समय पर किस विषय पर कानून बनाए जाने हैं इस संदर्भ में राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजता रहता है। अगला आता है राष्ट्रपति का वीटो।
वीटो से आशय होता है निषेधाधिकार, यानी कि किसी भी कार्य को होने से रोकने की जो शक्ति है उसको हम निषेधाधिकार कहते हैं। और अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को ये वीटो पावर इस रूप में दी गई है कि कांग्रेस के दोनों सदन जब किसी विधेयक को पारित कर देते हैं तो वो विधेयक हस्ताक्षर होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है, और अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति अगर वीटो पावर का प्रयोग कर लेता है तो वो विधेयक कानून बनने से रह जाता है या उसको कानून का स्वरूप प्रदान नहीं हो पाता है। राष्ट्रपति दो तरह के निषेधाधिकार का प्रयोग करता है। पहला है, जिस दिन राष्ट्रपति के सामने विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यदि वह उसके 10 दिन के अंदर उस विधेयक को वापस कर देता है तो इसे विलंब का निषेधाधिकार कहते हैं। यह निषेधाधिकार निरपेक्ष नहीं है। यदि कांग्रेस के दोनों सदन इस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं तो कांग्रेस राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को व्यर्थ कर सकती है। यानी राष्ट्रपति के पास गया वीटो वो कोई भी विधेयक, और राष्ट्रपति उस पर 10 दिन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन लगाकर उसको वापस लौटा देता है और कांग्रेस पुनः उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति का निषेधाधिकार व्यर्थ चला जाता है और फिर उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होता है। इसके अलावा एक अन्य प्रकार का वीटो होता है जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। इस वीटो का प्रयोग उन विधेयकों के विषय में है जिन्हें वह कानून नहीं बनना देना चाहता, केवल उन 10 दिनों में कर सकता है जो कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। यानी यह वीटो पावर जो है वो पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहलाती है, और इसमें राष्ट्रपति जो है किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देता और ये मानते हैं कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया है। अगला आता है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों को आमंत्रित कर सकता है, किंतु ऐसा करने के लिए उसे सूचित करना होता है कि विशेष अधिवेशनों के बुलाए जाने का कारण क्या है। यानी राष्ट्रपति को अगर ये लगता है कि देश में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जबकि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाए जाने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो कांग्रेस का अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन अधिवेशन बुलाए जाने के कारणों को स्पष्ट करना उसके लिए आवश्यक होता है। अगली है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। यद्यपि संविधान में वित्तीय शक्तियों के संबंध में कांग्रेस को सत्ता संपन्न या संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, किंतु आय व्यय का वार्षिक बजट तैयार करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के निर्देशन में ही होता है और वही बजट को कांग्रेस द्वारा पारित करवाता है। यानी बजट के संबंध में या वित्तीय शक्तियों के संबंध में एक तरह से राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। न्यायिक शक्तियाँ से आशय है कि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। यद्यपि न्यायिक कार्य न्यायपालिका का होता है, लेकिन उसे कुछ मामलों में, कुछ क्षेत्रों में न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें कि क्षमादान का अधिकार है। इस शक्ति के अधीन वह अपराधी को पूर्ण क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा कम कर सकता है अथवा उसके दंड को स्थगित कर सकता है। किंतु इस संदर्भ में एक नियंत्रण अवश्य है कि जिन पदाधिकारियों को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से दंडित किया जाता है उनके दंड को क्षमादान अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अगला है वैदेशिक संबंधों का संचालन। अमेरिकी राष्ट्रपति परराष्ट्र संबंधों के संचालन के संबंध में अंतिम अधिकार रखता है। विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करना और अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना करने के संबंध में राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी देश से संधियां करता है तो उस संबंध में उसका कांग्रेस का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दल का नेता भी होता है और अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से
दल के अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। अगला है राष्ट्रीय नेता के रूप में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पूरे देश का नेता है। संपूर्ण देश का नेता होने के कारण उसके पीछे देश के बहुमत की शक्ति होती है। मैं आप लोगों को जितने भी तरह के क्वेश्चंस अपने इस चैनल के माध्यम से भेजती हूँ, उन्हें सब अच्छी तरह से आप लोग अपने कॉपीज़ में सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं।